अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़रहाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएसएस स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब हमारे सीएसएस पीएमएस का 4th फ़िलासफ़र है और काफ़ी बार इसके बारे में पूछा भी गया है सीएसएस पीएमएस के अंदर, स्पेशली इसकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली जो अपडेट है वो मिलती रहे। थॉमस हॉब्स पैदा होते हैं 1588 में इंग्लैंड के अंदर और जो उनकी डेथ है वो 1679 में इंग्लैंड के अंदर ही होती है। ही वॉज इंग्लिश फिलोसफर, साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, बट ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी। पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है वो उनकी वजह शोहरत बनी। हॉब्स व्यूड गवर्नमेंट एज अ डिवाइस फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी। गवर्नमेंट को एज अ टूल, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को एज अ टूल कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी कलेक्टिव सिक्योरिटी की। ही बिलोंग्स टू रॉयल क्लास फैमिली एंड प्रोवाइड सोल्यूशन टू इंग्लैंड्स पॉलिटिकल क्योस। इंग्लैंड के अंदर जो पॉलिटिकल जो क्योस था उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया थॉमस हॉब्स ने अपनी फिलॉसफी के ज़रिए। ही हैड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मोनार्की को बड़ा ये पसंद करते थे, उसकी एडवोकेसी में उनकी फ़िलासफ़ी भी है। सो वो चाहते हैं कि मोनार्की के ज़रिए इंग्लैंड के पॉलिटिकल क्योस को ख़त्म किया जाए। ही लीव द कंट्री एंड वेंट टू फ्रांस ड्यूरिंग द सिविल वॉर के दरमियान में ही वो वहाँ से मूव कर गए और फ्रांस के अंदर शिफ्ट हो गए। आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेना चाहिए ताकि आपको एक मुकम्मल क्लैरिटी हो जाए कि जब थॉमस हॉब्स की पैदाइश होती है तो उस वक्त इंग्लैंड के अंदर एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्योस था, सिविल वॉर चल रही थी और इस सिविल वॉर को एनालाइज किया थॉमस हॉब ने और उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। उनमें जो मेजर रीज़न्स हैं वो उनमें हैं, नंबर 1 पे है रिलीजियस रीज़न्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के दरमियान एक शदीद लड़ाई चल रही थी क्योंकि कैथोलिक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो फतवे जारी करते थे। अब जो एक तरफ कैथोलिक थे दूसरी तरफ थे प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक्स क्योंकि काफ़ी सालों से वो मोनार्क या रूलर के साथ मिलकर अपने ओहदों के मज़े लूट रहे थे, रिलीजन को अपने मतलब के लिए यूज़ कर रहे थे, रिलीजन को अपने मुताबिक इस्तेमाल करते थे और लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे रिलीजियसली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली। सो प्रोटेस्टेंट इनसे बहुत ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ थे, इनसे नफ़रत करते थे कि ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। सो इनके दरमियान एक सिविल वॉर छिड़ी हुई थी इंग्लैंड के अंदर। सेकंड पे है पॉलिटिकल जो रीज़न है। पॉलिटिकल रीजन के अंदर अगर हम फर्दर देखें तो एक तरफ मोनार्क्स थे जो कि मोनार्की को सपोर्ट करते थे और दूसरी तरफ थे पार्लियामेंटेरियंस जो कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को देखना चाहते थे कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी होनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर जो फैसले हैं, जो डिसीजन मेकिंग है वो पार्लियामेंट डिसाइड करे, ना कि एक मोनार्क डिसाइड करे। सो ये सारी सूरत हाल इसकी वजह से इंग्लैंड के अंदर एक पॉलिटिकल क्योस था, इंस्टेबिलिटी फैली हुई थी। इन सारी सिचुएशन को देखते हुए थॉमस हॉब्स ने अपनी जो थ्योरी पेश की और थ्योरी के बाद उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए इस पॉलिटिकल क्योस को ख़त्म किया जा सकता है। फर्दर अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ फिलॉसफी। He was social contractualist, rationalist and utilitarianism। जो थॉमस हॉब्स हैं वो जनाब सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, एज अ रैशनलिस्ट भी हैं क्योंकि उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए अपनी थ्योरी को पेश किया। थॉमस हॉब्स अप्रोच ऑफ फिलॉसफी इज़ रियलिज़म। इनकी जो फ़िलासफ़ी है वो रियलिज़म के ऊपर बेस करती हैं, चीज़ों को रियलिस्टिकली, लॉजिकली एनालाइज करने के बाद अपनी फ़िलासफ़ी देते हैं। इंग्लिश सिविल वॉर शेप्ड हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो क्योंकि वो इंग्लैंड के अंदर रह रहे थे और उस वक्त की जो
पॉलिटिकल या रिलीजियस क्योस था उसको सामने रखते हुए उन्होंने अपनी फिलॉसफी पेश की रैशनली और लॉजिकली। नेक्स्ट है थॉमस हॉब्स रेज 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन थॉमस हॉब रेज करता है। वो कहता है कि व्हाट इज स्टेट, कि स्टेट एक्चुअली है क्या। सेकंड है व्हाई वी डू नीड अ स्टेट, कि हमें स्टेट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। थर्ड पे है टू व्हाट एक्सटेंट वी फॉलो द स्टेट, कि हमें किस हद तक स्टेट को फॉलो करना चाहिए। द साइंटिफिक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेविथन। लेविथन उनकी एक फेमस बुक है जिसके अंदर उन्होंने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। और थॉमस हॉब कहता है कि इन चीज़ों को समझने के लिए, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। वी हैव गो बैक इन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड व्हेन देयर वाज नो स्टेट एंड नो गवर्नमेंट, देयर वाज नो रूल एंड रूल्ड, देयर वाज नो मोनार्की, कि जब कुछ भी नहीं था, जब कोई स्टेट नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई भी रूलर नहीं था जो किसी अवाम के ऊपर रूल करे, लोग विदाउट किसी सिस्टम के ज़िंदगी गुजार रहे थे, कोई भी मोनार्क नहीं था उस वक्त। सो व्हाट एक्चुअली ह्यूमन हैड, द ह्यूमन हैड नेचुरल राइट्स। लोग जो हैं वो नेचुरल राइट्स के ज़रिए ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसे डिवाइन राइट्स भी कहते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी या जो इंसान की जो लाइफ है वो नेचुरल राइट है, उसको ज़िंदा रहने का एक हक है, वो उसके तहत ही ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके बाद सेकंड पे थॉमस हॉब्स कहते हैं कि रूल ऑफ कंपटीशन था, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट था स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। पीपल वर ओनली ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ डिज़ायर एंड अवेरियन। लोग अपनी जो डिज़ायर हैं उसको फुलफ़िल करते थे। अवेरियन मीन के जो एक्सट्रीम लेवल पे जाकर जो एक हेट होती है किसी के ख़िलाफ़, क्योंकि जो इंसान है वो सबसे पहले प्रेफर करता है अपनी लाइफ को, उसके बाद किसी और चीज़ को प्रेफर करता है। सो ऑल वर इक्वल स्टेट ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन थी। सो ये स्टेट ऑफ नेचर के अंदर रूल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था, क्योंकि लोग एक दूसरे से ज़्यादा खुद को सिक्योर करना चाहते थे। आगे हम देखेंगे ह्यूमन नेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। जो थॉमस हॉब्स ने ह्यूमन नेचर का एनालिसिस किया है वो है पेसिमिस्टिक कॉन्सेप्ट है। उन्होंने ह्यूमन नेचर को, उन्होंने इंसान की जो नेचर है वो उसको नेगेटिव सेंस में लिया है। अब नेगेटिव सेंस में लेने की सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि थॉमस हॉब्स जो हैं वो जब पैदा हुए तो उन्होंने अपने इराक के अंदर सारे का सारा क्योस देखा। उन्होंने पॉलिटिकल क्योस देखा, उन्होंने रिलीजियस क्योस देखा। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम थॉमस हॉब्स के बाद जॉन लॉक के भी पढ़ेंगे और रोसो के भी पढ़ेंगे, तो आप ज़्यादा समझ आएगी कि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो ह्यूमन नेचर के बारे में वो पॉजिटिव हैं। वो उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है, क्योंकि उन्होंने जो टाइम पीरियड देखा उस टाइम पीरियड के अंदर जो उनका इरा था वो उसमें काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी आ चुकी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आज पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर आज हमें पता है कि बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल भी है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म भी है। तो हमने तो एक नेगेटिव चीज़ों का हमें इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन आज से इंशाल्लाह 40-50 साल बाद जब पाकिस्तान खुशहाल होगा तो आज जो इस तरह के इश्यूज़ है वो हमारी आने वाली नस्लों को वो नहीं पता होंगे। उनको पाकिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है उन्होंने नहीं देखी होगी, तो उनको तो एक अच्छा इमेज मिलेगा पाकिस्तान के बारे में। सो सेम कॉन्टेक्स्ट तब भी था जब थॉमस हॉब्स पैदा हुए, तो उन्होंने इंसान को नेगेटिव पाया। वो कहते हैं कि मैन इज सेल्फ सीकिंग, फियरफुल, इगोइस्टिक, क्रूरसम, कम्पिटिटिव। कि इंसान जो है वो फियरफुल था, वो इगोइस्टिक है, वो झगड़ालू है, क्रूरसम है, इंसान के अंदर कंपटीशन है। कंपटीशन किस चीज़ का है? पावर को गेन करने का, रिसोर्सेज को गेन करने का। सेकंड पे है मैन हैव द क्वालिटीज़ एंड रीज़न। जहाँ थॉमस हॉब्स समझते हैं कि इंसान के अंदर फियर भी है, वो इगोइस्टिक भी है, वो कम्पिटिटिव भी है, वहाँ थॉमस हॉब्स समझते हैं इंसान के अंदर रीज़न भी है। रीज़न मीन इंसान के अंदर
लॉजिक भी है, वो रैशनली और लॉजिकली भी चीज़ों को देखता है। सो इसी रीज़न की बेस पे थॉमस हॉब्स जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को खड़ा करेगा कि रीज़न की बेस पे उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया इस जो क्योस था उससे निकलने के लिए। आगे है मैन हैव इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन। इंसान के अंदर नेचुरली ये फितरत पाई जाती है कि वो सबसे पहले अपने आप को प्रिजर्व करता है, सबसे पहले अपने जो इंटरेस्ट है उसको परसू करता है। इंडिविजुअल इज ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद हिज पर्सनल प्लेयर एंड डिज़ायर्स। अपने प्लेयर्स को, अपने डिज़ायर को फुलफिल करना इंसान की नेचर में शामिल है। मैन चीफ ऑब्जेक्टिव एंड डिज़ायर ऑफ पावर, और पावर को गेन करना भी इंसान का एक बेसिक मोटिव है। सम पीपल वर स्ट्रॉन्ग एंड सम वर वीक फिजिकली एंड मेंटली। और ये भी एक नेचुरल सी बात है कि कुछ लोग फिजिकली या मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। और जब जो फिजिकली जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके अंदर क्योंकि पावर, ताकत ज़्यादा होती है, तो वो उस दौर के अंदर जो है वो लोगों का सर्वाइवल उन लोगों का ज़्यादा मुमकिन था जो कि फिज़िकली या मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लास्ट पे है ह्यूमन नेचर इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ड्रॉन बाय मैकियावेली। अब मैकियावेली ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर दिया था, उन्होंने जो ह्यूमन नेचर का एनालिसिस किया था वो भी सेम टू सेम ऐसा ही था। उन्होंने भी कहा था कि इंसान फियरफुल है, इगोइस्टिक है, क्रलसम है, कंपेटिटिव है। सो थॉमस हॉब्स जो हैं उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर है वो भी एज इट इज़ मिलता जुलता है मैकियावेली से। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ नेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। द लाइफ ऑफ अ मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वाज पुअर, ब्रूटिश, शॉर्ट एंड कॉन्स्टेंट वारफेयर। थॉमस हॉब्स कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो इंसान की जो लाइफ थी वो पुअर थी, वो ब्रूटिश थी, क्योंकि हर वक्त एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को मार के अपने आप को सेव करना, सिक्योर करना, यही कुछ चल रहा था स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। इसलिए इंसान की जो एवरेज लाइफ है वो थोड़ी थी और उनके अंदर वो लोग ज़्यादा सर्वाइव करते थे जो फिज़िकली ज़्यादा ताकतवर होते थे। और इस तरह कांस्टेंट एक वारफेयर थी स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। एवरीवन फाइट्स अगेंस्ट एवरीवन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए लोग एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे। एंड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अच्छे बुरे की तमीज़ किसी को नहीं थी, हर एक अपने ही इंटरेस्ट को सिर्फ फॉलो करता था। एंड नो मोरालिटी, नो जस्टिस, नो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड बैड, नो सोसाइटी। जब स्टेट ऑफ नेचर के अंदर सोसाइटी नहीं थी, कोई मोरालिटी नहीं थी, कोई पीस नहीं था, कोई प्रॉपर्टी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, या कोई सेंट्रल पावर नहीं थी, तो ऑब्वियसली क्या होगा वहाँ सिर्फ और सिर्फ टायरनी होगी, जुल्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 मिनट के लिए आप सोच लें कि पाकिस्तान के जो सूबा प्रोविंस हैं या पाकिस्तान के अंदर कुछ देर के लिए जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं, जो सेंट्रल पावर्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को कंट्रोल करने वाले अदारे हैं वो ना हो, उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो क्योस होगा। तो यहाँ जंगल का कानून होगा, जो जिसके हाथ में जितनी पावर होगी वो उस हिसाब से चीज़ों को हैंडल करेगा, जो चाहे मर्जी करेगा, लोग कत्ल एक दूसरे को करेंगे, हर तरफ पॉलिटिकल क्योस होगा, रिलीजियस क्योस होगा। सो ये अदारे ही हैं जो इन चीज़ों को संभाले हुए हैं, इन चीज़ों को जो रियासत का कंट्रोल है उसको मैनेज करके जिन्होंने रखा हुआ है। लास्ट पे है टू फैक्टर्स विच डोमिनेटेड एंड दैट वर फियर एंड सेल्फ इंटरेस्ट। स्टेट ऑफ नेचर के अंदर दो ही चीज़ें डोमिनेट करती हैं, एक है फियर। फियर किस चीज़ का? कि मुझे मेरी ज़िंदगी ना कोई छीन ले और मेरे जो रिसोर्सेज हैं इसको ना कोई छीन ले, और इसको महफूज रखने के लिए सेल्फ इंटरेस्ट को या जो लिमिटेड रिसोर्सेज को महफूज रखने के लिए लोग क्या किसको फॉलो करते थे? अपने सेल्फ इंटरेस्ट को। ये था स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट थॉमस हॉब्स ने जो एनालिसिस किया। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी।
अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो ये एग्रीमेंट, एक तरह का एग्रीमेंट है, एक तरह का मुआहदा है जो लोगों ने, स्टेट ऑफ नेचर जो है वो स्टेट ऑफ वार क्योंकि बनी हुई थी, लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, इस क्योस से निकलने के लिए लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, उसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, इन ऑर्डर टू लिव पीसफुल एंड सिक्योर लाइफ, पीपल डिड सोशल कॉन्ट्रैक्ट अमंग देमसेल्व्स। लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, क्यों किया? अपनी लाइफ को पीसफुल बनाने के लिए और अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि इंसान ब्रूटिश था, क्रूरसम था। सो इस चीज़ को रीज़न की बेस पे उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। सेकंड पे है टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन पीपल फॉर्म दी स्टेट। लोगों ने इस स्टेट से निकलने के लिए, स्टेट ऑफ वार से निकलने के लिए, स्टेट ऑफ वार को कन्वर्ट किया स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट वाज सोशल एंड म्यूचुअल। अब ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था ये लोगों का लोगों के दरमियान था, आपस में कॉन्ट्रैक्ट था। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व नहीं थी, गवर्नमेंट ने सिर्फ कंट्रोल करना है चीज़ों को, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था सोशल। People agreed to surrender their natural rights and accept life। अब लोगों को क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए थी, लोगों को एक पीसफुल सोसाइटी चाहिए थी, तो इसके लिए लोगों को अपने जो नेचुरल राइट्स थे उनको सरेंडर करना पड़ा, एक्सेप्ट सिर्फ लाइफ के बेसिक चीज़ थी लाइफ को सिक्योर करना। सो लाइफ को छोड़ के जितने भी लोगों के जो नेचुरल राइट्स थे उनको सरेंडर करना पड़ा गवर्नमेंट के सामने, ताकि उनकी लाइफ को पीसफुल और सिक्योर किया जा सके। द सोवरन ड्राइव्ड कंप्लीट अथॉरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो ये सोवरन था उसने एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बेस पे लोगों से वो सोवरेनिटी ली उनको, ताकि उनको कंट्रोल करना है। सो जो अथॉरिटी है वो एक सोवरन के पास चली जाती है। पीपल हैड नो राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोवरन ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का जो एक रूलर है, किंग है, लोगों को अब कोई राइट नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करें उसके खिलाफ। अब जो अच्छा बुरा है, डिसीजन मेकिंग है, जो पावर है, वो सारे का सारा कुछ कंट्रोल करेगा रूलर। व्हेन वी कैन स्टॉप ओबेइंग द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को किस हद तक फॉलो करना चाहिए, कब उसको स्टॉप करना चाहिए। थॉमस होब कहता है देयर इज ओनली वन जस्टिफिकेशन टू प्रिजर्व आवर लाइफ। इफ द सोवरन ट्राई टू किल पीपल दे शुड स्टॉप ओबेइंग द रूलर। कि जब रूलर जो है वो इंसानों की जान के पीछे पड़ जाए, एक सिटीजन की जान के पीछे पड़ जाए, तब उसको राइट है कि वो उसका हुक्म मानने से इनकार कर सकता है। क्योंकि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो इसी की बेस पे हुआ था कि वो उसकी जो रूलर है उसकी लाइफ को सिक्योर करेगा सिटीजन की। सो अगर रूलर उसकी लाइफ के पीछे पड़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो तो उसका राइट बनता है कि उसको स्टॉप करे, उसको उसका हुक्म मानना ख़त्म कर दे। नेक्स्ट है व्यूज़ ऑन सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का रूलर है उसको किस तरह की थॉमस हॉब्स ने अथॉरिटी दी है। फर्स्ट पे है सोवरन पोजेस एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर्स, हिज पावर्स टू फ्रेम लॉज ऑफ द लैंड विच आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी ह्यूमन एजेंसी। जो सोवरन है वो अनलिमिटेड पावर्स हैं उसके पास, वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है, और उसकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर किसी दूसरी जो एजेंसी है, किसी ह्यूमन एजेंसी को कोई हक नहीं है कि वो उसको रिस्ट्रिक्ट करे किसी चीज़ के लिए या कोई बाउंड करे उसको। ही इज़ द सिंगल लॉ मेकिंग अथॉरिटी। वही लॉ बनाएगा, वही लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, वही उसके हाथ में ही एग्जेक्टिव होगी। सारे का सारा जो एक रियासत का निज़ाम है वो एक सोवरन के हाथ में होगा।
सोवरन हैज़ फुल पावर टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री और नेशन। सोवरन के पास ही ये इख्तियार होगा कि वो कंट्री के खिलाफ, अगर किसी के खिलाफ उसने वॉर करनी है स्टार्ट तो वो कर सकता है, अगर नहीं किसी के खिलाफ करनी तो वो रोक भी सकता है। तो अगर आज के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल तो जो मॉडर्न वर्ल्ड हैं उनके अंदर एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या मोनार्क के पास कोई इख्तियार नहीं होता। वो सबसे पहले अपनी कैबिनेट से मशवरा करता है, उसके बाद सारी चीज़ों को देखने के बाद वो वार अनाउंस करते हैं किसी के खिलाफ। सो उस वक्त के जो मोनार्क हैं, थॉमस हॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है सोवरेनिटी का, वो एडवोकेसी करता है एब्सोल्यूट पावर्स की, एब्सोल्यूट मोनार्की की। सो एक तरह का ये हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट था उस वक्त रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ें सूट करती हैं कि एक मोनार्क को फुल पावरफुल अथॉरिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट है द गुड एंड बैड वुड बी डिसाइडेड बाय द रूलर। People have no authority to call any explanation from the sovereign for his misdeeds। जितने भी जो रूलर हैं वो चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, सिटीजन्स को कोई अथॉरिटी नहीं होगी, कोई राइट नहीं होगा कि वो उसके जो मिसलीड्स हैं, गलत काम है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन करें या कोई क्वेश्चन पूछें कि आपने जनाब ये क्यों किया या क्यों नहीं किया। दे हैव नो राइट टू थ्रेटन एंड चूज एनी न्यू रूलर। लोगों को ये भी राइट नहीं होगा कि वो न्यू रूलर चूज़ करें। सो इस तरह थॉमस हॉब ने रूलर को फुल अथॉरिटी दी है अपने कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट के अंदर, के एक रूलर के हाथ में ही सारा कुछ होगा, वो स्याह सफ़ेद का मालिक वही होगा, वो चाहे जो मर्ज़ी करे, उसके आगे किसी भी किस्म की जो रिस्ट्रिक्शन है वो कोई भी नहीं लगा सकता। नेक्स्ट है नो एनी कंडीशन कैन बी इम्पोज ऑन दी सोवरन। सोवरन के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई कंडीशन नहीं होगी। द ओनली चेक्स अपॉन दी सोवरन आर दी लॉ ऑफ द नेचर। जो नेचुरल लॉ है, जो लॉ ऑफ द नेचर है, सिर्फ वही उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकता है। इसके अलावा किसी सिटीजन को कोई इख्तियार नहीं कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज अमंग द पीपल नॉट अमंग द पीपल एंड गवर्नमेंट। ये लोगों के दरमियान ही एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, ना कि लोगों और गवर्नमेंट के दरमियान। रूलर वुड नॉट माउंट बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है वो रूलर उससे अबव होगा, उसको कोई राइट नहीं होगा कि वो उसको फॉलो करे, वो चाहे जो मर्जी करे, अच्छा करे बुरा करे। आज तो हम देखते हैं कि जो रूलर्स हैं, जो स्पेशली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर जो रूलर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबव नहीं होते, वो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं करते। लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, या स्पेशली पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इनके अंदर तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो खिलाफ वर्जी है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी होती है, सारा कुछ होता है, रूल्स को वायलेट किया जाता है। लेकिन जो डेवलप कंट्री हैं उनके अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती, वो कानून के अंडर रहकर अपने काम करते हैं। सो ये जो थॉमस हॉब का कॉन्सेप्ट है वो उस इरा के लिए था, लेकिन आज भी हम ये चीज़ें देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। मॉडर्न दौर में तो सारा कुछ चेंज हो चुका है ना, अमेरिका, यूएस, चाइना, जापान के अंदर। लास्ट पे है एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल वर अंडर द कंट्रोल ऑफ रूलर। अब ये इम्पॉसिबल है आज के दौर में कि जो एग्जेक्टिव के जो अदारे हैं, लेजिस्लेटिव या जुडिशियल सिस्टम है, वो इकट्ठा हो, वो सारा कुछ एक मुनार के अंदर नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। आज पाकिस्तान में भी आपको पता है एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव या जुडिशियल के अदारे सेपरेट हैं, although उनके अंदर भी एक कशमकश है कि वो एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्वमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। उसकी जिस तरह भी सीएसएस के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर क्रिटिसाइज़ करना हुआ तो आप इस हिसाब से क्रिटिसाइज़ करेंगे। अगर सिंपल वो आपसे पूछता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में, तो आप सिंपल उसको लिखते हैं कि ये इंसान की नेचर थी, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बारे में ये कहा, उसने ये कहा। लास्ट पे कॉन्सेप्ट है एक हॉब्स एडवोकेसी ऑफ एब्सोल्यूटिज्म।
अब थॉमस हॉब जो है वो एब्सोल्यूटिज्म को बड़ा पसंद करता है। वो कहता है कि एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वही इंग्लैंड की सिचुएशन को ठीक कर सकती है। वो में भी उस इराक के साथ उस सिचुएशन को देखते हुए उसने एडवोकेसी की है एब्सोल्यूटिज्म की। लेकिन अगर आज के कॉन्सेप्ट में हम देखें वर्ल्ड को, मॉडर्न वर्ल्ड को, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। हॉब्स प्रेफर एब्सोल्यूट पावर एंड मोनार्की। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, टू डिवाइन सोवरेनिटी इज टू डिस्ट्रॉय द सोवरेनिटी। हॉब्स कहता है कि अगर आपने सोवरेनिटी, आपने सोवरेन की जो पावर्स हैं उसको डिवाइड करना है तो ये उसको तबाह करने के मुतरादिफ होगा। बिकॉज ही डिड एनालाइज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ सिविल वार ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम एंड दैट्स वाई जस्टिफाइड द एब्सोल्यूटिज्म। मे भी उसने कुछ अच्छा सोचा हो। उसने तो खैर जो इंग्लैंड की जो उस वक्त की सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए कहा कि इंग्लैंड का जो एक सॉवरन होना चाहिए वो एब्सोल्यूट पावर्स का मालिक होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आज भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप भी है, तो लोग अब डिक्टेटरशिप से भी तंग आ चुके हैं, लोग अब डेमोक्रेसी से भी तंग आ चुके हुए हैं। सो लोग अब चाहते हैं कि जो कंट्री है इसको सुधारने के लिए एक एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट होना चाहिए जिसके हाथ में सारी पावर्स हों। अगर हम देखें मेजॉरिटी ऑफ दी पॉपुलेशन है वो इमरान खान को सपोर्ट करती है और कुछ हद तक लोगों के अंदर ये ओपिनियन पाया जाता है कि इमरान खान को एज आ सदर पाकिस्तान को लीड करना चाहिए ताकि जितने भी जो डिसीजन हैं उसको रुकावट है डिसीजन मेकिंग करने की वो अकेले बैठ के डिसीजन मेकिंग कर सके। सो थॉमस हॉब्स भी जो हैं वो उनका एक अपना एक कॉन्टेक्स्ट था उस एरा का। और आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हमने देखा कि कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट इस बात को इसको माइनस किया जाएगा कि एक जो मोनार्क है उसको एब्सोल्यूट पावर उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। सो थॉमस हॉब्स का यहाँ कहना है कि जितनी भी पावर्स हैं वो चाहे एग्जेक्टिव पावर्स हों, वो चाहे जुडिशियल पावर हों, वो सारी की सारी एक मोनार्क को रूल करनी चाहिए, एक मोनार्क के हैंड में होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको हर हमारी जो आने वाली अपडेट है वो मिलती रहें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई ओपिनियन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।